नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, साहित्य, परंपरा और विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि विशेष तौर पर 10-11 सितंबर को आयोजित होने वाली लाइब्रेरियन और जूनियर इंस्ट्रक्टर, इन परीक्षाओं के लिए और जेईई एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि पीटीआई का एग्ज़ाम हो गया, टीचर ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम, इसके अलावा सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, आरओ, ईओ इत्यादि जो वैकेंसी के एग्ज़ाम हैं। तो आगामी इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नवीनतम जो पैटर्न है 2022 में किस प्रकार से सवाल है वो पूछे जा रहे हैं इस बोर्ड के द्वारा। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से देखेंगे, करेंगे तो आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। और इस सीरीज के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम प्रश्नों का सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, इत्मीनान से अच्छी तरीके से प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या देखिए और सबसे पहले आप स्वयं का मूल्यांकन करते हुए चलिए कि यहाँ पर हम 40 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उन 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। कहीं कहीं पर आप वीडियो को पॉज करके भी अपने सही उत्तर पर जाने का प्रयास करें और उसके बाद में सही उत्तर देखिए, सही उत्तर क्या रहता है, आपका क्या था, वो भी आप एक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को अच्छी तरीके से दीजिए, देखिए। तो आपके अपना स्वयं का भी मूल्यांकन होगा और प्रश्न के आसपास में मैंने और भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है, जो आपके नॉलेज को और एनहांस करेगा, इम्प्रूव करेगा, जो आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो चलिए, आज का पेपर है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक परीक्षा 18 मई 2022 का। इस पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप आगामी अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से तैयारी है वो करनी जरूरी है। और टॉपिक वाइज जब आप पढ़ते हैं, थियोरेटिकली पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको उस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को टॉपिक वाइज हमने इंक्लूड करके उसका टेस्ट है वो क्रिएट किया है, जो 50 टॉपिक टेस्ट के रूप में आपको ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान भूगोल के जितने भी टॉपिक है उन टॉपिकों का आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, जिसमें प्रत्येक टेस्ट में 50 से 100 सवाल आपको मिलेंगे, जो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हैं, जो ज़्यादातर प्रीवियस पेपर से जुड़े हुए सवाल हैं और कुछ सवाल जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्टैंडर्ड बुक और हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऑथेंटिक बुक से भी क्रिएट किए गए हैं। तो वो भी आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नाम मात्र के शुल्क के साथ में प्राप्त करके उसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपकी परीक्षा में का बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। वो अगर आप अच्छी तरीके से कर लेंगे, उनकी प्रैक्टिस और विश्लेषण अच्छे से देख लेंगे, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान में आपको कहीं भी मात खानी नहीं पड़ेगी, चाहे आरएस का एग्जाम दे रहे हैं या थर्ड ग्रेड टीचर का दे रहे हैं। तो चलिए, इस पेपर का विश्लेषण है वो शुरू करते हैं। तो इस पेपर में भी 40 प्रश्न राजस्थान सामान्य ज्ञान और राजस्थान की पॉलिटी से जुड़े 40 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। विकल्प हैं भूम, जागीर, हवाला और खालसा। तो राजस्थान की राजस्व प्रणाली के संबंध में राजस्थान के जो मध्यकालीन रियासतें थी, तो उसमें किस प्रकार का रेवेन्यू सिस्टम था, उससे जुड़े भी सवाल है वो पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। अगर आप राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसके अंतर्गत आप सिलेबस में अच्छे से देखेंगे तो ये चीज़ें भी आपको मिलेगी। तो इसमें देखिए, राजा की निजी संपत्ति जो होती थी उसे कहा जाता था खालसा। ऐसी भूमि जिस पर प्रत्यक्ष रूप से शासक का अधिकार होता था, राजा का अधिकार होता था, उसे खालसा
कहा जाता था। और एक जब हम राजस्थान के लोक संत पढ़ते हैं तो उनमें हम दादू दयाल जी को पढ़ते हैं। तो दादू पंथ की एक शाखा भी है खालसा, खाकी, खालसा, नागा, निहंग, उत्तरादेश प्रकार की दादू पंथ की शाखा है। तो उसमें भी एक खालसा शाखा है। और खालसा वह भूमि होती थी जो राजा की निजी संपत्ति है वो मानी जाती थी। ठीक है। इसके अलावा देखिए भूम और जागीर क्या है। तो भूम ऐसी भूमि को कहा जाता था जो कि राजा के जागीरदार होते हैं और जागीरदारों के अंडर में जो कार्य करते थे जिसे राजपूत भूमि कहा जाता है, तो उनके द्वारा जो भूमि उपयोग में लाई जाती थी उसे भूम कहा जाता था। इसके अलावा जागीर की बात करें तो राजा के जो मंत्री होते थे जागीरदार होते थे और उन जागीरदारों को जो भूमि दी जाती थी जिस पर कर वसूलने का, कर आरोपित करने का अधिकार जागीरदारों के पास होता था, तो उन जागीरदारों की भूमि को जागीर कहा जाता था। तो ये मध्यकालीन राजस्व प्रणाली को भी आपको समझना जरूरी है। अगला सवाल, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं। तो पोटास के राजस्थान में बड़े भंडार राजस्थान के उत्तर पूर्वी और राजस्थान का जो उत्तरी जिला है मुख्यतः उत्तर पश्चिमी गंगानगर, बीकानेर और नागौर जो क्षेत्र है यहाँ पर पोटास के बड़े भंडार है वो मिले हैं। तो विकल्प नंबर हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर और नागौर। इसके अलावा सीकर का जो रोहिल क्षेत्र है वहां पर यूरेनियम के भी रिसेंटली भंडार है वो खोजे गए हैं। तो ध्यान रखिए रोहिल क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। नेक्स्ट है कौन सा अभिलेख या शिलालेख सुमेलित नहीं है। बसंतगढ़ सिरोही, मानमोरी चित्तौड़, घटियाला जैसलमेर और चिरवा उदयपुर। तो राजस्थान के जब इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें सिक्के, शिलालेख इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान के जो अभिलेख दिए हुए हैं और अभिलेखों का नाम और उनसे संबंधित स्थान है यहाँ पर दे रखा है जिसमें कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है घटियाला का शिलालेख। घटियाला का शिलालेख में गुर्जर प्रत्यारों की जानकारी मिलती है, कक्कुक बाहुक प्रत्यार इस प्रकार से। और प्रत्यारों के जो आदि पुरुष है हरिश्चंद्र, तो उसका भी यहाँ पर इस घटियाला के शिलालेख में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर घटियाला शिलालेख जैसलमेर नहीं है। घटियाला का शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है, जोधपुर से प्राप्त होता है। ठीक है। साथ ही साथ बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही से, मानमोरी का चित्तौड़गढ़ से और चिरवा का उदयपुर से जो 1273 ईस्वी से का माना जाता है। तो ये जो शिलालेख है शिलालेखों की आपको प्राप्ति स्थल भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ शिलालेखों पर अंकित जो तिथि थी कौन सा शिलालेख किस सन से प्राप्त हुआ है, किस सन का है, वो भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इससे संबंधित इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपसे मिलान करवाएंगे कौन सा शिलालेख किस वर्ष का है, या कौन सा शिलालेख किससे संबंधित है, या कौन से शिलालेख में किस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए मानमोरी अगर शिलालेख की बात करें तो मानमोरी का शिलालेख हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। और जब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान से वापस अपने और इंग्लैंड की ओर जा रहे थे, ब्रिटेन की ओर जा रहे थे, तब ये इस शिलालेख को साथ में लेकर जा रहे थे मानमोरी लेख को, लेकिन ज्यादा वजन होने की वजह से उन्होंने समुद्र में ही इस शिलालेख को फेंक दिया था। ठीक है। तो इस मानमोरी शिलालेख में मौर्य वंश के राजाओं की जानकारी मिलती है जिसमें महेश्वर, भीम, भोज और मौर्य, जिसमें चित्रांग मौर्य जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता भी माने जाते हैं उसकी भी हमें जानकारी मिलती है मानमोरी शिलालेख से। और चिरवा शिलालेख ये उदयपुर का है, बहुत ही प्रसिद्ध शिलालेख है जो 1273 ईस्वी का है। और घटियाला का शिलालेख ये आपके जोधपुर के से प्राप्त होता है, गुर्जर प्रत्यारों की जानकारी है वो देता है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक के समय जावर में जो चांदी की खानें थी उनकी खोज है वो हुई है। तो राणा लाखा, राणा मोक्कल, राणा हम्मीर, राणा क्षेत्र सिंह। तो ये प्रश्न भी काफी रिपीटेड है, काफी बार है वो पूछा गया है। जावर
में जो चांदी की माइंस है वो राणा लाखा के काल में खोजी गई थी। राणा लाखा, जिसे इतिहास में लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राणा लाखा की अगर बात करें तो इनके शासनकाल में एक दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो आपकी जावर में चांदी की खानें है वो खोजी गई, और मेवाड़ का भीष्म पिता में कहे जाने वाले जो चूड़ा था, उस चूड़ा के लिए मारवाड़ के हंसाबाई, जो कि रड़मल की बहन थी, उसका विवाह के लिए जो ऑफर आया था वो चूड़ा के लिए आया था, और परिस्थितिवश राणा लाखा को है वो दे दिया, और राणा लाखा ने हंसाबाई के साथ में शादी कर ली, और उसके बाद में उनसे जो उत्पन्न पुत्र था वो महाराणा मोकल था। ठीक है, तो भीष्म प्रतिज्ञा भी राव चूड़ा ने अपने पिता के लिए ही ली थी, राणा लाखा के लिए ली थी कि मैं आजीवन अविवाहिता रहूंगा। ठीक है, साथ ही साथ राणा लाखा के काल में जो पिछोला झील है उदयपुर की, उसका निर्माण भी एक बंजारे ने करवाया था, और उसके पास में ही एक चबूतरा बनाया था जिसे नटनी का चबूतरा कहा जाता है। अगर राणा मोकल की बात करें तो मोकल राणा कुंभा के पिताश्री थे, और 1433 में चाचा और मेरा ने मेहपा पंवार के साथ में मिलकर राणा मोकल की है वो हत्या कर दी थी। और राणा हम्मीर की बात करें तो 1326 में राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की है वो स्थापना की थी। ठीक है, उससे पहले 1303 में जब रावल रत्न सिंह है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद में 1326 में राणा हम्मीर आते हैं, और ये मेवाड़ के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश के जो संस्थापक है वो राणा हम्मीर माने जाते हैं। तो ये भी राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? घाणेराव, फलोदी, जसोल और हड़वेचा। तो लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के फलोदी में स्थित है। फलोदी जोधपुर में है। घाणेराव की बात करें तो घाणेराव में मूछाला महावीर का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जो कि घाणेराव पाली में है। मूछाला महावीर का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मूछाला महावीर का मंदिर घाणेराव पाली में। और जसोल का मंदिर मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जसोल में रानी भटियाणी का मंदिर है, बाड़मेर में स्थित है। चित्तौड़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया? तो चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में अब तक 3 शाखे हैं वो हो चुके हैं। शाखा जोहर क्या चीज है क्या नहीं है उसके बारे में हम पहले भी मैराथन वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी को अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होगा। तो चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए हैं। पहला शाखा जो रानी पद्मिनी के दौरान हुआ था, जिसमें राव रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जोहर किया। केसरिया और जोहर का जो समन्वयकारी रूप है उसे ही शाखा कहा जाता है। दूसरा शाखा है रानी कर्मावती ने किया था, जो कि हाड़ी रानी कर्मावती के नाम से जानी जाती है, विक्रमादित्य की माता और राणा सांगा की पत्नी। ये शाखा कब हुआ? तो 1534-35 में जब मेवाड़ पर बहादुर शाह आक्रमण करते हैं तब रानी कर्मावती है, लगभग ऐसा माना जाता है कि 13,000 रानियों के साथ में इन्होंने जोहर है वो किया था। तो दूसरा शाखा हुआ था रानी कर्मावती। और तीसरा शाखा होता है जब अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। उदय सिंह के शासनकाल में जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त होते हैं 1567-68 में। ठीक है, तो उस समय जोहर करते हैं फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर। ठीक है, तो ये आप 3 शाखे याद रखिए, पहला पद्मिनी, दूसरा कर्मावती और तीसरा फूल कंवर। नेक्स्ट है, कौन सा घन वाद्य लोक वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन लोकवाद्य यंत्र ऐसा लोकवाद्य यंत्र होता है जो कि धातुओं के परस्पर टकराने से ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ऐसे लोकवाद्य यंत्र को घन लोकवाद्य यंत्र कहा जाता है, जिसमें कि मंजीरा है जो धातु से भी निर्मित होता है, धातु से ही निर्मित होता है और धातुओं के परस्पर टकराने से ही ध्वनि उत्पन्न करता है।
तो मंजीरा भी घनवाद्य यंत्र है, चींटिया भी घनवाद्य यंत्र है और हांकल भी घनवाद्य यंत्र है। लेकिन बांकिया, सिंगी, टोटो, इसके अलावा अलगोजा, बांसुरी, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र में आते हैं। एरोफोनिक इंस्ट्रूमेंटल के अंतर्गत गिने जाते हैं, जो कि फूंक देकर है वो बजाए जाते हैं। तो यहाँ पर घनवाद्य यंत्र बांकिया इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है? बेंगू, मानगढ़, नीमूचाना और डाबी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें मोस्टली हम प्रश्न देखेंगे तो हमने टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो उसमें से सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से विशद व्याख्या के साथ में ये चीजें आपको मिल जाएगी, जो कि हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो राजस्थान के जो नीमूचना हत्याकांड हुआ है, अलवर का हत्याकांड, जो कि 14 मई 1925 को हुआ था, उस हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स और डायरिज्म डबल डिस्टर्ड यानी कि दोहरी डायरशाही की संज्ञा है वो दी है। डायरवाद, दोहरा डायरवाद भी इसे कहा जाता है। तो ये था नीमूचना हत्याकांड। अब ये नीमूचना हत्याकांड कब हुआ, क्या मामला था? तो ये हत्याकांड हुआ था आपका 14 मई 1925 को। डेट भी काफी बार पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इस समय अलवर के शासक कौन थे? तो नीमूचना कहाँ का था? अलवर का था। विशेष तौर पर सुअरों की समस्या के लिए ये किसान आंदोलन हुआ और इस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ पर किसानों पर घेर करके गोलियां चलाई, जिस प्रकार से अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक उसी मॉडल पर यह हत्याकांड है वो आयोजित हुआ था 14 मई 1925 को नीमूचना गांव अलवर में, और अलवर का शासक था जय सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है कि नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो अलवर का शासक था जय सिंह। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, डाबी हत्याकांड कब हुआ, बेंगू हत्याकांड कब हुआ। ये जो महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन के दौरान विभत्स घटनाएं हुई थी, हत्याकांड हुए थे, इन हत्याकांडों को आपको डेट भी सुमेलित करवा सकते हैं या आगामी परीक्षाओं में अब नया ट्रेंड ये आ गया है कि आरोही या अवरोही क्रम में क्रोनोलॉजिकली आपको इसको अरेंज करना होता है, तिथि क्रम के अनुसार सही से व्यवस्थित कीजिए। तो अगर यही दे दिया जाए विकल्प और चारों को ही नीचे कूट दे दिया जाए और तिथि क्रम के अनुसार सही व्यवस्थित करो, तो सबसे पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें इनकी घटनाक्रम की डेट भी अच्छे से याद होगी। तो देखिए, मानगढ़ धाम हत्याकांड है, ये आपका 17 नवंबर 1913 को घटित हुआ था। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा में स्थित है। डाबी हत्याकांड, जिसमें नानक जी भील शहीद हुए थे, इकराम हुसैन ने गोलीबारी की थी, डाबी बूंदी में स्थित है। और ये हत्याकांड आपका हुआ था अप्रैल 1923 में। डेट देखे जाए तो 2 अप्रैल 1923 में। और बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू हत्याकांड, जिसकी जांच के लिए ट्रेंच कमीशन गठित किया गया था, इस बेंगू हत्याकांड में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ है वो मारे गए थे। तो ये जो हत्याकांड है बेंगू वाला, ये आपका जुलाई 1923 को हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण डेट है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें अगर हमें क्रोनोलॉजिकली सेट करने को कहे तो सबसे पहले हम चुनेंगे मानगढ़ धाम हत्याकांड को, उसके बाद में अप्रैल 1923 वाले डाबी हत्याकांड को, उसके बाद में 13 जुलाई 1923 को बेंगू हत्याकांड, उसके बाद में नीमूचना हत्याकांड। तो बी, उसके बाद में डी, ए और सी, इस प्रकार से हम क्रोनोलॉजिकली इसको भी सेट कर सकते हैं। तो ये चीजें अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखिए। और बेंगू हत्याकांड में महत्वपूर्ण आप ध्यान में रखिए कि बेंगू हत्याकांड ये आपका चित्तौड़ में हुआ था और रूपा जी और कृपा जी इसमें शहीद हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है जिंगोली, जिसे प्रबत्सर का युद्ध भी कहते हैं। जिंगोली प्रबत्सर में है जिंगोली का युद्ध, जो कि 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध किन किन के मध्य लड़ा? तो यह युद्ध जोधपुर और
जयपुर की सेना के मध्य लड़ा गया था। विकल्प नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। तो आपसे इस सवाल को घुमा फिरा कर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जिंगोली का युद्ध जो कि 1807 में जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया, जिंगोली वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये परबतसर में है, नागौर में। जिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया? 1807 में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। सीफ इज ए, तो सीफ क्या चीज है? तो सीफ एक सैंड ड्यून्स है, बालू का स्तूप है। और किस प्रकार का? लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है सीफ। ठीक है, सीफ हो गया, बरखान हो गया, पैराबोलिक हो गया, ये सभी आपके बालू का स्तूप हैं। और कौन से बालू का स्तूप किस प्रकार से है? तो सीप है, ये इस प्रकार का बालू का स्तूप बनता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का बालू का स्तूप है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप है, जो कि विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान के रेतीले टीलों में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी। तो देखिए, ये पेपर मई 2022 में हुआ था, फिर भी इसमें मार्च 2020 का रेल मार्ग है वो पूछा गया है। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण यही है कि 2021 की नई आर्थिक समीक्षा आई है, उस नवीनतम आर्थिक समीक्षा 21-22 वाली में भी आपका जो सड़क मार्ग है वो तो 31 मार्च 2021 तक अपडेटेड है, लेकिन रेल मार्ग उसमें भी मार्च 2020 वाला ही दिया हुआ है। तो मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की जो लंबाई है वो 5,998 किलोमीटर है। और पूरे भारत के अगर रेल मार्ग के जो जाल है उसकी बात करें, तो भारत के कुल रेल मार्गों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 8.83% है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए कि भारतीय रेल मार्गों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 8.83%। और रेल मार्गों की कुल जो लंबाई है वो 5,998 किलोमीटर। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिए कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो कि हाल ही में बनाया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है पचपदरा। पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर में है। यहाँ पर नमकीन जिले भी है। ठीक है, और रिफाइनरी भी लगाई जा रही है। तो पचपदरा में भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं। और राजस्थान में अगर रेल की बात करें तो रेलवे सेवा की शुरुआत है वो अप्रैल 1874 को हुई थी। आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य राजस्थान में पहली रेल सेवा है वो शुरू की थी। तो रेल के बारे में इतनी जानकारी सुफिशियंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? जडुला, जलवा पूजन, मोट भराई और मोसर। तो विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज है, प्रथा है, वो है आपकी मोट भराई। और जो प्रथा है जडुला, जडुला है ये जन्म से संबंधित है। मोसर है, मृत्यु भोज को ही मोसर कहा जाता है, जो कि मृत्यु से संबंधित प्रथा है। और जलवा पूजन है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है जो कि विशेष तौर पर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के 11वें दिन बाद में ये जलवा पूजन, जिसे कुआं पूजन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जलवा पूजन और कुआं पूजन एक ही बात है। ठीक है, तो ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है 1857 की छावनी के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी। तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसकी शुरुआत है नसीराबाद छावनी से हुई थी, जो कि अजमेर में स्थित है। और राजस्थान में उस समय टोटल जो ब्रिटिश सैनिक छावनियां जो थी वो टोटल 6 थी, 6 सैनिक छावनी थी, जिसमें कि 4 छावनियों ने भाग लिया था और 2 ने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो छावनी है जिन्होंने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, वो थी आपकी एक तो ब्यावर और एक उदयपुर की खेरवाड़ा। और कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी? इन्होंने तो क्या किया? भाग नहीं लिया। भाग किसने लिया? तो देवली टोंक में है, नसीराबाद जहां से शुरुआत हुई थी, इसके अलावा नीमच, एरिनपुरा, कितनी हो गई? 3 और 3 6 हो गई। तो ये 6 सैनिक छावनियां थी
57 की क्रांति में। और आपसे एक सवाल जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर omdigitalstudy@gmail.com पर भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल ये है कि किस क्रांतिकारी को 1857 की क्रांति का भामाशाह माना जाता है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और इस सीमा पर राजस्थान के 4 जिले अवस्थित हैं। उन जिलों को आपको दक्षिण उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है वो देखना है। तो उत्तर में श्री गंगानगर है, उसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सही क्रम हो जाएगा। अगर इन जिलों को आपसे लगने वाली सीमा की लंबाई के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को कहे तो भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, व्यवस्थित कर देना चाहिए। उसके लिए आपको जरूरत है इसके सीमा की लंबाई की। तो गंगानगर की 210 किलोमीटर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। बीकानेर की सबसे कम 168 किलोमीटर की सीमा, बाड़मेर की 228 किलोमीटर की सीमा, और सबसे अधिक लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर की सीमा, जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है। ये कुल मिलाकर 1070 किलोमीटर होती है। और 4850 किलोमीटर है राजस्थान की सीमा, जो कि 5 जिलों राज्यों के साथ में लगती है, भारतीय राज्यों के साथ में, जिसे अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। और ध्यान रखिए कि गंगानगर और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राज्यीय और इंटरनेशनल भी लगती है, किसी देश के साथ में और भारतीय राज्य दोनों के साथ में गंगानगर और बाड़मेर की सीमा है वो लगती है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में है, ठीक है। सोम कागदर राजसमंद, नोहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ और चूरू, सावन भादो कोटा की। तो ये परियोजना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छी तरीके से सारी की सारी ध्यान में रखनी है कि सावन भादो कोटा की है, नोहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ और चूरू की है, सोम कागदर राजसमंद की नहीं है, बल्कि ये कहाँ की है? उदयपुर की है। तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना, कागदी पिकअप इस पर बांध बनाया हुआ है, सोम नदी पर है, तो सोम कागदर है, ये आपकी उदयपुर की सिंचाई परियोजना है। सोम कमला और अंबा, यानी कि कमला अंबा नामक स्थान पर डूंगरपुर में सोम नदी पर ये जो सिंचाई परियोजना है ये आपकी बांध बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर, सोम कागदर उदयपुर, नोहर सिद्धमुख है ये हनुमानगढ़ और चूरू में, और सावन भादो है ये कोटा की सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मोस्ट रिपीटेड सवाल है कि राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो भील जनजाति है, ये राजस्थान के विशेष तौर पर दक्षिणी पहाड़ी भागों में देखने को मिलती है। और ये जनजाति क्या करती है कि झूमिंग खेती करती है, जिसे स्थानीय भाषा में ये लोग ग्वालरा कहते हैं, दजिया और चिमाता कहते हैं। इस प्रकार की जो खेती है वो जंगलों को जला करके उससे उत्पन्न जो राख होती है वो एक खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में काम करती है, और उसी उर्वरक पर ये खेती है वो करते हैं, जिससे कि पैदावार बहुत ही अच्छी है वो होती है। लेकिन ये पर्यावरणीय रूप से बहुत ही खतरनाक है, पर्यावरण को काफी इससे प्रभावित होना पड़ता है, पर्यावरण को प्रदूषित है ये लोग करते हैं। तो देखिए, भीलों द्वारा एक तो मैदानी भागों पर खेती की जाती है और एक पहाड़ी भागों पर खेती की जाती है। और ये जो खेती है ये जंगलों को जला करके की जाती है। तो पहाड़ी भागों पर जो खेती होती है उसे तो कहते हैं चिमाता, और मैदानी भागों पर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं दजिया। और इस दजिया और चिमाता का संयुक्त रूप कहलाता है वालरा, जो कि भारत के अन्य राज्यों में इसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो दजिया और चिमाता क्या है? स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो कि संयुक्त रूप से वालरा के नाम से जानी जाती है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि वालरा क्या है, तो वालरा इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हिंदी में चलायमान खेती कहते हैं, ठीक है। तो वालरा
स्थानांतरित कृषि है जिसके दो पार्ट हैं, एक है दजिया जो कि मैदानी भागों में, और चिमाता है ये पहाड़ी भागों में की जाती है। नेक्स्ट सवाल, चोखिलाव महल राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो चोखिलाव महल है ये आपका जोधपुर दुर्ग में स्थित है, जोधपुर दुर्ग में चोखिलाव महल। नेक्स्ट, और जोधपुर दुर्ग की स्थापना किसने की? तो राव जोधा ने 1459 में जोधपुर नगर बसाया, और चिड़िया टोंक नामक पहाड़ी पर जोधपुर किला है वो बसाया था, जिसे म्यूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? तो अटल भूजल योजना है ये 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी, जो कि 2021 से लगा करके 2024-25 तक 5 सालों तक है ये अटल भूजल योजना है वो आपकी जारी रहेगी। और ये भारत के 7 राज्यों में शुरू की गई है। 7 ऐसे राज्यों को चिन्हित किया गया है जहाँ की भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, वहां पर इस प्रकार की जल संरक्षण के उद्देश्य से अटल भूजल योजना शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2020 से ये योजना है वो स्टार्ट हुई। इसकी घोषणा हुई थी 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अटल भूजल योजना में जो वित्तीय सहयोग है ये आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है ये विश्व बैंक है वो दे रही है भारत सरकार को। ठीक है, साथ ही साथ एक नाम आया है जायका का, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, जिसे स्थानीय संक्षिप्त में जायका के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता जो परियोजना है राजस्थान में संचालित की जा रही है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, तो उनको उस परियोजना को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है वो जायका के द्वारा, जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा दी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? गेहूं, चावल, जौ और मक्का। यहाँ पर आपका जो कंफ्यूजन हो रहा है वो हो रहा होगा मक्का और चावल में, पता नहीं मक्का की किस्म है या फिर चावल की। तो माही कंचन, माही धवल ये मित्रों मक्के की किस्में हैं, मक्का की किस्म है। और ये जो मक्का की किस्म है ये कृषि अनुसंधान परिषद जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा के कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा इस प्रकार की ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग है, ये जो किस्में हैं संकर किस्में हैं ये प्राप्त की है। माही कंचन, माही धवल मक्का की संकर किस्में किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है? तो ये की है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा। किसकी किस्में हैं? मक्का की। और एक है चावल की, तो चावल की किस्म है जिसका भी नाम स्टार्ट में आता है माही, और वो है माही सुगंधा, माही सुगंधरा या माही सुगंधा, ये आपकी चावल की किस्म है। तो माही कंचन, माही धवल मक्का की है, माही सुगंधा है वो चावल की है। गेहूं की बात करें तो गेहूं की राज 3077, इसके अलावा सोना कल्याण, सोनालिका इत्यादि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। और जौ की किस्में आप ध्यान में रखें तो RD 2035, ये आरपीएससी में सवाल पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। गेहूं की 3000 राज 3077, जौ की RD 2035, और मक्का की है माही धवल माही कंचन, चावल की है माही सुगंधरा। नेक्स्ट सवाल, एक प्रश्न के आसपास में मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि काफी और जानकारी बताई जाए, ताकि आपके केवल एक ही प्रश्न, ये प्रश्न तो सब देखते हैं, हर स्टूडेंट प्रीवियस पेपर देखते हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर के आसपास में और भी आपको इर्द गिर्द जो चीजें मिल रही है वो हर जगह आपको प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। तो मैं सारी की सारी चीजें एक ही जगह आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आपको इस चीजों के बारे में पहले से ऑलरेडी जानकारी भी है तो भी आप दोबारा जब बार बार चीजों को सुनते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो चीजें आपकी स्थायी रूप से दिमाग में सेट हो जाती हैं, जिन्हें आप कभी भी नहीं भूलते और ना ही आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे। तो इसीलिए आप इस सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से इत्मीनान के साथ में देखिए। जो चीजें आपको नई लगे, जो फैक्ट आपको नया लगे, वो अपनी नोट डाउन में
नोट भी साथ साथ करते हुए चलिए। अगला प्रश्न राजस्थान की पॉलिटी से जुड़ा है। चूंकि इस पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के साथ साथ में राजस्थान के पॉलिटी के कुछ अंश को है वो इस बार जेईएन के पेपर में भी ऐड किया है, नया सिलेबस अपडेट किया है, तो इसमें राजस्थान की पॉलिटी भी ऐड की है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। चाहे आपके सिलेबस में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके आपके पाठ्यक्रम में राजस्थान की पॉलिटी ना भी है तो भी कुछ 7-8 प्रश्न होंगे एक पेपर में जिनका हम डिस्कस करेंगे, तो आपके जनरल नॉलेज की भी इससे इम्प्रूव होगा, कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्त के लिए अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने काफी है वो संघर्ष किया था। तो लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन आते हैं और कौन नहीं आते हैं ये आपको देखना जरूरी है। सीएम यानी कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है ये लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। राजस्थान का जो महालेखाकार है ये भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के कार्मिक भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग भी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। तो मुख्यमंत्री, महालेखाकार, आरपीएससी के चेयरमैन, हाईकोर्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, महालेखाकार मैंने आपको बता ही दिया, और राज्य विधानसभा सचिवालय के जो भी कार्मिक है ये भी लोकायुक्त के जांच के दायरे में है वो नहीं आते हैं। इसके अलावा जांच के दायरे में कौन आते हैं, जितने भी विभागीय सचिव है अलग अलग डिपार्टमेंट के वो भी लोकायुक्त के दायरे में है वो आते हैं। इसके अलावा जो पार्षद हो गए और नगर निगमों के अध्यक्ष वगैरह हो गए तो ये आपके लोकायुक्त के जांच के दायरे में है वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो राज्य विधानसभा का सचिवालय के जो कार्मिक है और राज्य महालेखाकार है राजस्थान के, तो ये लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। अगर बात करें राजस्थान में लोकायुक्त की तो राजस्थान राज्य लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 1973 है। इसके तहत राजस्थान में लोकायुक्त की संस्था की है वो स्थापना होती है और आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त बनते हैं। केपीयू मेनन राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त है वो बनते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित हैं। तो मोहनलाल है ये मोलेला की मृण कला के लिए, मृण मूर्ति के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार माने जाते हैं। मृण मूर्ति को टेराकोटा भी कहते हैं। तो टेराकोटा के प्रसिद्ध शिल्पी कौन है, मोहनलाल है। ठीक है, इसके अलावा देखिए थेवा कला की बात करें तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। महेश राज सोनी इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। हिस्सामुद्दीन उस्ता जिसे पद्मश्री भी मिल चुका है, ध्यान रखिए। हिस्सामुद्दीन उस्ता है ये उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार है। बंधेज कला आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। तो 75 से 1010 जो सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है वहां पर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं, ड्राई टीक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान में अगर वनों की बात करें तो सर्वाधिक वन है ये उदयपुर जिले में है। उदयपुर के टोटल एरिया का लगभग 2757 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों का विस्तार है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.60% भाग पर है वो वन है। ठीक है, जिसमें कि आपको आरक्षित, वर्गीकृत और रक्षित वन है। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत जो वन है वो भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। हमने कई बार डिस्कस भी किया है, आगे भी हम देखेंगे इन चीजों को। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत नहीं आती है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत आना सागर है,
अगर बात करें अजमेर की जिलों की, तो अजमेर की 2 जिले हैं, आना सागर और पुष्कर जिले। उदयपुर की भी 2 जिले हैं, पिछुला और फतेह सागर झील, और एक झील है सिरोही की नक्की झील, जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत है, वो सम्मिलित की गई है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, कोलायत है, ये राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है, इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान की संज्ञा दी गई है। क्या कहा जाता है इसे? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कोलायत झील बीकानेर। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है, ढाडी, स्वांग, रम्मत और ख्याल। तो राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नाट्य, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन से लोक नाट्य है और कौन से नहीं है। तो ढाडी राजस्थान की एक परंपरागत घुमंतु जनजाति है, जनजाति नहीं कह सकते, जाति है, ठीक है। और ये राजस्थान की लोक नाट्य शैली का हिस्सा नहीं है। विकल्प नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से चारण और भाट परंपरागत जो बहियों का रिकॉर्ड रखते हैं, पीढ़ियों का रिकॉर्ड रखते हैं, उसी प्रकार ढाडी भी यही काम करते हैं मोस्टली। स्वांग की बात करें तो स्वांग को बहरूपिया कला भी कहते हैं, और एक कलाकार है जानकी लाल, जानकी लाल भांड स्वांगी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ख्याल की बात करें तो ख्याल जयपुर का प्रसिद्ध है, और जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार का नाम है मनरंग भूपत खान। ये ध्यान में रखिए, काफी बार पूछा जाता है। रम्मत ये आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, बीकानेर जैसलमेर की होली के अवसर पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में एक नाम लिखना है, रम्मत के इस कलाकार का नाम बताइए जिसने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक लिखकर महात्मा गांधी को भेंट की थी। उस प्रसिद्ध राजस्थान के रम्मत कलाकार का क्या नाम है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है? यानी कि राजस्थान के जो वर्तमान जिले हैं हमें दिख रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, ये जो जिले, इन जिलों का प्राचीन काल में अलग अलग नाम हुआ करते थे। इन जिलों को अलग अलग नामों से, अलग अलग राज्यों के नामों से पुकारा जाता था। जैसे कि अगर बात करें चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ को शिवी के नाम से जाना जाता था, बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और बीकानेर के शासकों को जंगलधर बादशाह भी कहा जाता था। सपादलक्ष और सिरोही को अर्बुद के नाम से जाना जाता था, अर्बुद प्रदेश सिरोही, जो कि परमार वंशों की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। तो देखिए, शपादलक्ष शाकंभरी जिसे कहते हैं, शपादलक्ष कहते हैं और शांभर कहते हैं। तो यहाँ पर चौहान राजवंश का शासक था शपादलक्ष या सांभर में। तो ये आपका शपादलक्ष कहाँ का हो जाएगा, ये इसमें सुमेलित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। तो शपाद जो लक्ष्य है, ये आपके किस एरिया को कहा जाता था? ये आपका जो जयपुर और सांभर के आसपास का एरिया है, सांभर, जो वर्तमान में सांभर झील है, इस सांभर के आसपास का जो एरिया है उसे शपादलक्ष या शाकंभरी के नाम से जाना जाता था, जहां पर चौहान राजवंश शासन किया करता था। सीकर और झुंझुनू वाला जो एरिया है, इस एरिया को शेखावटी के नाम से वर्तमान में भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशनगढ़ जो राजस्थान का हवाई अड्डा है, ये उद्घाटन इसका कब हुआ? तो इसका उद्घाटन किया था वसुंधरा राजे ने अक्टूबर 2017 को। किशनगढ़ हवाई अड्डा जो कि राजस्थान का नवीनतम एयरपोर्ट है। ये प्रश्न आपके पूछा गया है, राजस्थान का जो परिवहन तंत्र है उस टॉपिक से ये सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर। और अटल भूजल वाला जो सवाल पूछा था वो आपके जल संरक्षण टॉपिक से पूछा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से पूछा गया सवाल है। तो इस अधिनियम के संबंध में आपको देखना है कि कौन सा कथन है वो सही, कौन से सही है, कूट के माध्यम से उत्तर देना है। कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम है, इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। यानी कि लोक सेवा प्रदान की जो गारंटी अधिनियम है वो 14 नवंबर 2011 को पारित हुआ, प्रभाव में आया, लागू हुआ 14 नवंबर 2011।
तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के माध्यम से ये है वो अधिनियम लागू हुआ था और इसमें शुरुआत में 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को है वो इंक्लूड किया गया, सम्मिलित किया गया। और इसमें क्या है कि सेवा जो प्रदान करने की निर्धारित जो अवधि है, यानी कि कोई भी सेवा है लोगों को आपको कितनी समय सीमा के अंतर्गत है वो प्रदान की जानी चाहिए। लोक सेवा के प्रदान की गारंटी जो एक्ट है, सेवा प्रदान करने की निर्धारित जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें जो राजकीय अवकाश है उसको इंक्लूड है वो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट सवाल, बृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? तो आपसे सवाल पहली बात तो ये पूछ सकते हैं कि बृहत राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ? तो ये उद्घाटन हुआ था 30 मार्च 1949 को। अब उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी सूझबूझ से राजस्थान के 19 देशी रियासतें और भारत की लगभग 565 रियासतें हैं, वो धीरे धीरे राजसी ठाट बाट को त्याग करके सारे के सारे इंटीग्रेशन हो गए, इंटीग्रेटेड हो गए, एकीकृत हो गए और एक भारत संघ का है वो निर्माण किया। ठीक है, किसी भी प्रकार के बिना खून खराबे के आपसी समझाइश के आधार पर इस प्रकार का जो एकीकरण है, इस प्रकार का जो विलय है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दिग्दृष्टि और सूझबूझ के माध्यम से ही संभव हो पाया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन किया। और यह बृहत राजस्थान इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये राजस्थान एकीकरण का चतुर्थ चरण था और इस चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इस प्रकार की राजस्थान की बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं वो एकीकृत हुई थी, इंटीग्रेटेड हुई थी और वृहत राजस्थान नाम रखा। और 30 मार्च जो डेट है उसमें चूंकि राजस्थान का अधिकतर हिस्सा है वो एकीकृत हो गया था, इसीलिए राजस्थान दिवस के रूप में 30 मार्च को मनाना है वो शुरू कर दिया था। और हीरालाल शास्त्री इस समय राजस्थान के है वो प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री का उस समय पद है वो हीरालाल शास्त्री को दिया था। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री है वो आपके हीरालाल शास्त्री ही बने थे। एनवी गाडगिल की बात करें तो राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका उद्घाटन किया था एनवी गाडगिल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो जो आदमकद व्यक्ति चित्र हैं इसके लिए कौन जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ऐसा पोइट है, ऐसा पेंटर जो है, ये आपका था जयपुर का साहिब राम। तो यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं मित्रों, इसमें निहाल चंद का भी नाम है, बीकानेर के अहमद अली और मेवाड़ के साहिबदीन का नाम है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा जयपुर का साहिब राम है, वो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से सवाल आ जाए कि कौन सी चित्रकला शैली में आदमकद व्यक्ति चित्रों को प्रमुखता दी गई है, प्रायोरिटी पर रखे गए हैं, तो वो है जयपुर की चित्रकला शैली। ठीक है, और यहाँ पर जो कृष्णगढ़ चित्रकला शैली है उनका प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो निहाल चंद मोरध्वज था, जिन्होंने बड़ी ठनी पेंटिंग है वो चित्रित की थी। निहाल चंद मोरध्वज, जो कि किसके शासनकाल में? सावंत सिंह के शासनकाल में, जिसे नागरीदास भी कहा जाता है। बीकानेर के जो अहमद अली है, ये बीकानेर चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। और मेवाड़ का है वो साहिबदीन है। साहिब राम जयपुर का और साहिबदीन है वो मेवाड़ का है। तो कई बार आपसे सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मेवाड़ में साहिब राम दे दिया जाएगा मेवाड़ के आगे, और आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। तो साहिबदीन और साहिब राम पर भी आपको डिफरेंट करते हुए उस प्रकार के प्रश्नों को है वो चूज करना होगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन से जिले में गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो गजनेर लिफ्ट नहर है ये, इससे लाभान्वित होते हैं बीकानेर और नागौर जिले। अब गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम भी पूछा जा सकता है, तो इस लिफ्ट नहर का जो नया नाम है वो है पन्ना लाल
बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है वो गजरेर लिफ्ट नहर का नया नाम है। बीकानेर नागौर जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है। और बीकानेर में गजनेर नाम से वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है जो रेत के तीतर के लिए, बटबड़ के लिए प्रसिद्ध है। आखा तीज किस माह में आती है? तो आखा तीज मित्रों वैशाख के महीने में आती है। वैशाख नंदन गधे को कहा जाता है और आखा तीज है ये वैशाख के महीने में आती है। ठीक है, तो वैशाख महीना आखा तीज, और आखा तीज का जो त्योहार है ये अबूझ सावों का त्योहार माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो भी विवाह इत्यादि होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इस दिन राजस्थान में सबसे अधिक संख्या में बाल विवाह इत्यादि होते हैं आखा तीज के दिन, जिसे अबूझ सावों का पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, और फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार होता है, आप सभी को पता होगा। चैत्र में नवरात्रि आते हैं। नेक्स्ट है बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है। कहाँ स्थित है? तो बड़ली शिलालेख बड़ली गांव अजमेर का स्थित है, जो कि अशोक के काल से भी पूर्व का माना जाता है। और अशोक कालीन जो शिलालेख हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? अशोक का भाबरू शिलालेख है, ये हमें जयपुर के बेराट से प्राप्त होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दधिमती माता का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो आपका गोट मांगलोर नागौर में है। दधिमती माता का प्रसिद्ध मंदिर गोट मांगलोद नागौर। और गोट मांगलोद है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए भी प्रसिद्ध है। जब हम राजस्थान में खनिज संसाधन पढ़ते हैं तो जिप्सम बीकानेर का जामसर, नागौर का गोट मांगलोद, ये आपके जिप्सम के भी बड़े भंडार हैं। ओसिया में हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर और सचिया माता का प्रसिद्ध मंदिर है जो ओसवालों की कुल देवी है। कणस्वा का मंदिर है आपका कोटा में स्थित है, जिसे कंसवा मंदिर, कोटा कणस्वा मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, और एक चार चौमा का शिव मंदिर भी कोटा में ही स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में भी होते हैं और विधानसभा में भी होते हैं। प्रोटेम स्पीकर को सामान्य तौर पर सामयिक अध्यक्ष कहते हैं, जो कि कुछ समय के लिए अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो करते हैं राज्यपाल। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर जब नई विधानसभा बनकर आती है, नए चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में जैसे ही विधानसभा बनकर आती है तो उस समय ना तो कोई मुख्यमंत्री होता है और ना ही कोई मंत्री वगैरह होते हैं और ना ही कोई विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो उस समय क्या करते हैं? राज्यपाल विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से अपने विवेक के माध्यम से जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता है उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि जब तक विधानसभा का जो स्थायी अध्यक्ष है, स्पीकर है, उसका चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक सारा जो विधानसभा का जो कार्य है उसके जो अनुशासन को, व्यवस्था को देखने का जो एक अध्यक्ष का जो कार्य होता है उस सारे कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष है वो करते हैं। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति है वो करते हैं राज्यपाल। और अगर आपसे पूछी जाए कि विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, फुल टाइम जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष को है वो चुनते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर है वो राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला है वो भेंट किया है? शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ को कहा जाता है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है और शेरगढ़ दुर्ग है जो कि आपका कहाँ पर है? बारां में है। इस दुर्ग को कोषवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। और कोटा के महाराव भीम सिंह को फर्रुखशियर ने पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला है वो भेंट किया था। विकल्प क्या हो जाएगा? फर्रुखशियर।
तो आपसे ये सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कोटा के महाराव भीम सिंह को फर्रुखसियर ने पुरस्कार स्वरूप कौन सा दुर्ग भेंट किया। विकल्प में आपसे दे देंगे शेरगढ़ का किला, गागरोन का किला, इसके अलावा आपसे चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का दुर्ग, इस प्रकार से दे देंगे। तो आप क्या ध्यान में रखेंगे, शेरगढ़ का किला फर्रुखसियर ने किसे दिया था, कोटा महाराव भीम सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, टोटी जो ऑर्नामेंट है ये ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो टोटी आभूषण है, ये कान का आभूषण है। कहाँ पर पहना जाता है, कान का। कान के और कौन कौन से आभूषण है, तो झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया, कर्णफूल, टोटी, लूंग, मुर्की, ये सारे के सारे मित्रों कान के आभूषण हैं। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है। राजस्थान का बिश्नोई जो सेक्ट है ये हरे वृक्षों की रक्षा के लिए अपने आप में अलग पहचान बनाता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर हो जाएगा ए, विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जाम्बोजी रहे हैं और गुरु जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की जब स्थापना की थी तो ये बिश्नोई नाम भी उनके सिद्धांतों पर आधारित ही पड़ा है। 20 और 9, 20 9 यानी नोई, 20 का 20, ये जो 20 है BISH है ये तो इस 20 पर आधारित है और नोई है ये 9 से बना है। तो 20 और नोई नियमों की जो पालना करते हैं वही व्यक्ति बिश्नोई कहलाएंगे। ये गुरु जाम्बोजी महाराज के दिए हुए इस प्रकार से प्रिंसिपल है, सिद्धांत थे। और इन सिद्धांतों में लगभग 12-13 ऐसे रूल्स हैं, ऐसे नियम हैं, ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण, जीव दया, वृक्षों की रक्षा, इस प्रकार से जो कल्याणकारी सिद्धांत है वो बताए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति संरक्षण से संबंधित 12-13 नियम है। ठीक है, तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जाम्बोजी ने की थी। गुरु जाम्बोजी का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो मुक्ति धाम मुकाम में, और इन्होंने समराथल धोरा जो कि बीकानेर में स्थित है वहां पर 1482 में बिश्नोई पंथ की है वो स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है और इसका एक उदाहरण जो कि 1370 ईस्वी में जोधपुर के खिजड़ली गांव में जो 363 स्त्री पुरुषों का जो बलिदान था उन्हें देखा जा सकता है। और उन्हीं बलिदानियों की याद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी और रामदेव जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो तेजा दशमी, रामदेव जयंती और खिजड़ली बलिदान दिवस है वो एक ही दिन मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस दिन यहाँ पर विशाल मेले का भी आयोजन है वो जोधपुर की खिजड़ली में होता है। ठीक है, तो ये हरे वृक्षों की रक्षा के लिए बिश्नोई संप्रदाय प्रसिद्ध है। जो अमृता देवी बिश्नोई है वो हरे वृक्षों के लिए, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष है वो खेजड़ी को वृक्ष बचाने के लिए है वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है, जैसलमेर को नहीं। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। जैसलमेर को तो सुनहरी नगरी, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नीला शहर, ब्लू सिटी, जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहा जाता है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से राजस्थान का सामान्य परिचय से संबंधित ध्यान में रखनी है। और इस सेशन का अंतिम जो सवाल है वो ये है इस पेपर का कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है ये 1956 को पारित हुआ था, 1956 को, जब राजस्थान का पूरी तरह से एकीकरण भी हो गया था। उसी समय राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम भी है वो पारित हो गया था, एनेक्टेड हो गया था। ठीक है, तो मित्रों इस पेपर में जो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिनका हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया, विश्लेषण किया।
जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।